हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.4 कर रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटे क्या है कि अनबाइस्ड कोइन है। अनबाइस्ड का मतलब ये है कि उस पर हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल नहीं है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो हेड आने के चांसेस है ना वो टेल आने से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, ये बात क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, लेट स्मॉल पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन बाइस्ड कॉइन टॉस्ड वंस। यानी कि बाइस्ड कॉइन्स को जब एक बार टॉस किया जाएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी को आपने क्या कह दिया, स्मॉल पी कह दिया। और हेड ना आए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट, उसको आपने क्या वो नाम दे दिया। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आए एक बार जब कॉइन को टॉस करोगे तो उसको आपने क्या कह दिया, क्यू। अब क्वेश्चन में कंडीशन डाल रखी है कि हेड आने के चांसेस है ना 3 टाइम्स मोर है, मतलब पी होने के चांसेस 3 टाइम्स मोर हैं देन क्यू। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से हम इक्वेशन बना लेंगे। यानी कि पी और क्यू इक्वल कब होंगे, जब हम क्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल पी क्या चीज़ है कि जब आप उस बाइस्ड कॉइन को टॉस करोगे ना तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। ठीक है यहाँ तक। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया आपने। तो जब आप बाइस्ड कॉइन्स को कितने टाइम्स टॉस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, 2 टाइम्स। ये क्वेश्चन में गिवन है तो आपको पता है सैम्पल स्पेस में 4 आउटकम बनेंगी। ठीक है, एच 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 टी टी एच और टी टी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल क्या गिवन है, नंबर ऑफ टेल्स। तो जब आप एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करोगे हो सकता है एक बार भी टेल ना आए, यानी कि एक्स वैल्यू 0 हो सकती है, एक बार टेल आए या दोनों बार टेल आ जाए। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पता लग गई आपको, 0, 1 एंड 2। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो यानी कि जो रैंडम वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आ गई है ना, इन वैल्यूज़ पर हम क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x = 0। यानी कि जब हमारे पास एक भी टेल ना आए, टेल ना आने का मतलब क्या है, केवल दोनों बार हेड आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालनी है। तो पहली बार में जब कॉइन उछलेगा तो जो हेड आएगा, और दूसरी बार में जब कॉइन उछलेगा तो जो हेड आएगा। तो अगर मान लो पहले वाले को मैं इवेंट कह दूं, दूसरे वाले को मैं E2 इवेंट कह दूं, तो दोनों इवेंट कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट हो गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। और इंटरसेक्शन को डॉट लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यानी कि एच है ना, दोनों पी के साथ सेपरेट हो जाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और प्रोबेबिलिटी एच की वैल्यू फिट करके सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 9/16 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है हमारे को जब x = 1, यानी कि जब एक बार टेल आए। तो ये जो 4 आउटकम है, एक बार टेल आने वाली 2 आउटकम ये है ना, एक HT और TH। तो एक बार टेल कब आएगा, या तो HT हो जाए या TH हो जाए। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। और ये दोनों, ये वाले अभी आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ये वाले भी इंडिपेंडेंट हैं। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TH। नेक्स्ट फिर दोबारा से प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटू H। सारी वैल्यू दे रखी है, इसको सोल्व कर लो तो सोल्व हो गया। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालेंगे, व्हेन x = 2। यानी कि जब दोनों बार टेल आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। इससे ये कैसे आया, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, पहली बार जो टेल आएगी दूसरी वाले दूसरा बार जब कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके ऊपर जो टेल आएगा वो आपस में डिपेंड नहीं करेंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, 1/4 1/4 1/6। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, 1, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आ गई, 9/16 6/16 1/16। यहाँ पे आपकी चॉइस है, इनको 2 से कैंसिल आउट करना चाहो कर दो या यूँ कहीं रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो इसमें ना हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ऊपर तो क्या है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेके 7 तक। और यहाँ पर नीचे वाले में क्या कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि के की फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट में के की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो आप कैसे निकालोगे। अब आप ये रिजल्ट जानते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आपके पास है तो जितनी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या आएगा, 1 आएगा। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये 8 हैं। तो P1 की वैल्यू क्या है, 0, P2 की वैल्यू क्या है, K, P3 की वैल्यू क्या है, 2K, और P7 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7K² प्लस में K। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे फिट कर दो। तो यहाँ से कैलकुलेशन सोल्व करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको आप सोल्व कर लें तो यहाँ से आपके पास K की 2 वैल्यू आएंगी, एक 1/10 आएगी और एक -1 आएगी। क्योंकि इस K जो है ये प्रोबेबिलिटीज़ में डाल रखा है। और ये अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी रैंडम वेरिएबल की तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। इस वजह से जो -1 आ रहा है ना नेगेटिव, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे।
क्योंकि जो प्रोबेबिलिटीज होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ की वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, 1/10 आ गई। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 से लेस हो। अब यहाँ पे देखो टेबल में 3 से लेस होने का मतलब 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालनी है रैंडम वेरिएबल की जब वैल्यू 3 से लेस हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, तो बीच में प्लस का साइन आएगा। इतनी से इस फलानी वैल्यू से लेस हो तो वो सारी ऐड करनी है वहाँ से 0 से लेके 2 तक। अगर मान लो 3 के साथ यहाँ पे इक्वल टू का साइन और होता तो प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे एक टर्म और आती प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे वैल्यू फिट कर दो, इसकी वैल्यू देखो 0 दे रखी है, इसकी वैल्यू के है, इसकी वैल्यू 2 के 3 के होगा। के की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, के की जगह 1/10 रख दो, सोल्व करोगे तो 3/10 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या निकालना, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 6 से बड़ी हो। 6 से बड़ी देखो क्या होगी यहाँ पे, केवल 7, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 7 निकालना आपको। तो 7 के स्क्वायर प्लस के दे रखा, वहाँ पे के की वैल्यू फिट करके सोल्व कर लो, ये 17/100 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी जब एक्स वैल्यू 0 से तो बड़ी हो और 3 से छोटी हो। अब यहाँ पे देखो 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो दो वैल्यू आएंगी, एक 1 और एक 2। तो इन दोनों वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी निकाल के और ऐड कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो रैंडम वेरिएबल एक्स है ना, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दे रखा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स है, उस पर किसी भी रैंडम वेरिएबल, अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 होगी तो प्रोबेबिलिटी 2 की आएगी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 3 की आएगी। अदरवाइज 2 के अलावा और कोई वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल की एक्स इज इक्वल टू 2 के अलावा, तो इसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी सारों पे क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसमें भी हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात तो आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी ना टेबल की फॉर्म में लिख लिया आपने इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में के वैसे ही निकलेगा जैसे 8th क्वेश्चन में निकला था कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल फिट करके और यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 16 हो गए 1/6। जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, और बी पार्ट में भी जो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी निकालनी वन एक्स इज लेस देन 2, यानी एक्स लेस देन 2 यानी एक्स वैल्यू 0 हो सकती है फिर 1 हो सकती है, 0 और 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देंगे तो के की फॉर्म में आंसर आएगा। के की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, 1/6 सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 या 2 से छोटी के लिए, यानी कि 0 से लेके 0 1 2 तीनों पे निकाल के ऐड करके सोल्व कर देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी जब एक्स वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो, यानी कि 2 या 2 से बड़ी तो यहाँ पे होगी नहीं ना, हो सकती है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फिर 0 आएगी। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 2 पर तो आएगी प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स इज इक्वल टू 4, उन पे सारों में 0 आएगी, वो मैंने लिखे नहीं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए निकाल लिया केवल, एक्स इज इक्वल जब एक्स वैल्यू 2 है तो वाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 के है, तो 3 के की वैल्यू 1/10 और 16 के यहाँ पर क्या आ गया 0.5 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मीन फाइंड आउट करना है। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या दे रखा है, एक कॉइन है उसको 3 बार टॉस किया गया, तो आपको पता है सैम्पल स्पेस में टोटल 8 आउटकम बनेंगी। तो रैंडम वेरिएबल क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ हेड्स। जब आप कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करोगे ना आप तो नंबर ऑफ हेड्स काउंट करोगे, तो हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, मतलब 0 हेड आए, हो सकता है 3 में से किसी एक बार ही हेड आए, या हो सकता है 3 में से किसी 2 बार हेड आए, तीनों बार हेड आ जाए। तो पॉसिबल वैल्यू ये होगी रैंडम वेरिएबल की आपके पास 0 1 2 3, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ पर क्या निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे। प्रोबेबिलिटी 1 एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब हेड नहीं होना चाहिए एक भी। तो इन 8 में से ऐसी कौन सी आउटकम है जिनमें एक बार भी हेड नहीं आएगा, तो 3 बार टी आया हुआ ये वाली आउटकम है, तो यानी कि 1/8। प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब रैंडम वेरिएबल ये है ना, नंबर ऑफ हेड, एक हेड आए तो एक एच हो सिर्फ। ऐसे कितनी आउटकम है देखना इसमें, 1 2 3, तो 3/8। प्रोबेबिलिटी 2 हेड आए हों तो ऐसे काउंट करके देखना, यहाँ पे 3 मिलेंगे 3/8। तीनों बार हेड आया हो तो एक ही आउटकम है ऐसी 8 में से, तो 1/8। तो ये तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 0 से लेकर 3 तक, ये उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज होगी। मीन निकालना, मीन कह लो या एक्सपेक्टेशन कह लो, मीन को म्यू से दिखाते हैं या इस नोटेशन से दिखाते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो क्या फार्मूला होता है मीन निकालने का, x1 गुणा में, मतलब इन दोनों की आपस में गुणा, इन दोनों की आपस में, इन दोनों की आपस में, इन दोनों की आपस में और ऐड कर देना है, यानी कि x1 p1 x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 x2 इंटू P3
इस तरीके से x4 इंटू P4, या P1 को पहले लिख लो P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2, आपकी चॉइस से बात एक ही बनेगी। फिर यहाँ पे ये फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यू फिट करके कैलकुलेशन सोल्व कर दी, तो आपके पास यहाँ से मीन आ जाएगा 1.5। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 2 डाइस को क्या किया गया, साइमल्टेनियसली टॉस किया गया। अब आपको पता है, और रैंडम वेरिएबल क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ 6, तो हो सकता है 2 बार जब 2 डाई को एक साथ उछाला गया तो दोनों में से किसी पर भी 6 ना आया हो तो एक्स वैल्यू 0 हो जाएगी, किसी एक पर 6 आया हो तो एक्स वैल्यू 1 हो जाएगी रैंडम वेरिएबल की, और दोनों पे 6 आया हो तो रैंडम वेरिएबल की यानी कि पॉसिबल वैल्यू बनेगी 0, 1 एंड 2। अब आपको पता है जब आप 2 डाइयों को साथ में टॉस करोगे तो टोटल आउटकम ये कितनी बनेंगी, 36 बनेंगी, 36 ऑर्डर पेयर बनेंगी, आपको पता बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है ना, इन वैल्यूज़ पर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप जब x इज इक्वल टू 0 यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन कर रखा है, नंबर ऑफ 6, यानी कोई भी 6 नहीं आना चाहिए, कोई भी 6 नहीं आना चाहिए। तो जो ये पहली ये जो 25 आउटकम है ना, ये वाली 25 आउटकम ऐसे जिनमें एक में भी 6 नहीं आता, तो 25 बटे में टोटल आउटकम 36, प्रोबेबिलिटी 1 x इज इक्वल टू 1, यानी कि एक बार 6 आए। तो इन आउटकम में से वो देख लो जिनमें एक बार 6 आ रहा हो, तो ये वाली हट जाएगी, ये वाली हट जाएगी, तो यहाँ पे 5 तो ये हो जाएंगी और 5 ये ऊपर वाली हो जाएंगी, 5 और 5 10 ऑर्डर पे ऐसे हैं 36 में से जिनमें एक बार 6 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी 1 x इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा आपका 10/36, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 दोनों बार हेड आया हो तो ये वाली एक ही आउटकम है, ये 6,6 तो 1/36। तो ये तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू टेबल की फॉर्म में लिख दी। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशन कहीं या मीन कहीं बात एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद मीन निकालने फार्मूला लगाया आपने, x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3, वैल्यू फिट करी यहाँ से सारी और कैलकुलेशन सोल्व कर दिया आपने, तो मीन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बेटे, 6 इंटीजर्स हैं, उन 6 इंटीजर्स में से है ना 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर, और एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है कि 6 पॉजिटिव इंटीजर में से ना 2 इंटीजर लिया आपने, इस तरीके से लिए कि एक जो है ना दूसरे से क्या है, बड़ा है। तो आप इस क्वेश्चन को ना, जो डाई वाला क्वेश्चन है ना, उससे एसोसिएट कर सकते हो कि एक डाई आप 2 बार उछालो तो 36 आउटकम बनेंगी, तो वो वाली जो आउटकम है 1 1 2 2 3 3, वो वाले 6 आउटकम हटा देंगे आप, क्योंकि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया हुआ है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है। तो यानी कि कितनी चॉइस बनेंगी फिर आपके पास, 36 में से 6 हटने के बाद टोटल 30 चॉइस बनेंगी, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ, एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपने वो 2 नंबर चूज़ किए, उनमें से एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 6 है, तो 6 बड़ा हो गया ना 1 से, तो वो वाली आउटकम लेनी है आपको, ठीक हो गया। तो कोई भी जब आप देखो, ये जो आपके पास 30 ऑर्डर पेयर हैं, इनमें से कोई आपने जैसे मान लो ये वाला ऑर्डर पेयर ले लिया, इस ऑर्डर पेयर में बड़ा नंबर कौन सा है, 2, ये वाला ऑर्डर पेयर ले लिया आपने, इसमें बड़ी वैल्यू कितनी है, 3, ये वाला ऑर्डर पेयर ले लिया आपने, इसमें बड़ी वैल्यू कितनी है, इन दोनों में 4। तो यानी कि रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन में क्या डिफाइन कर रखा है, लार्जर ऑफ द नंबर्स, यानी कि रैंडम वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2, यानी कि जो 2 नंबर आपने चूज़ करे हैं उनमें से एक नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, लार्जर। जो भी 2 नंबर आपने चूज़ करे उनमें से बड़ा नंबर 2 भी हो सकता है, जो भी 2 नंबर आपने चूज़ करे उनमें बड़ा वाला नंबर 3 भी हो सकता है। इस तरीके से 2 से लेकर 6 तक आएगी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 1 x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 नंबर आपने जो 6 में से 6 पॉजिटिव इंटीजर में से आपने जो 2 नंबर चूज़ करे हैं, ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा वो 2 होगा, जो 6 पॉजिटिव इंटीजर में से बड़ा नंबर 2 होगा। ऐसे कितने आउटकम इसमें, ये वाली 2 आउटकम है, 1,2 या 2,1, 2/30। तो जो भी 2 पॉजिटिव इंटीजर आपने चूज़ करे उनमें बड़े वाला कौन सा है, 3 है। तो इनमें से वे ऑर्डर पेयर छांट लो जिनमें जो 3 है वो बड़ा हो दूसरे कंपोनेंट से, ठीक है। तो कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4/30। ऐसे ही 4 बड़ा हो दूसरे वाले इंटीजर से, तो 3 तो ये आ जाएंगे और 3 ये आ जाएंगे, 6/30। ऐसे ही 5 बड़ा हो, ऐसे ऑर्डर पेयर छांट लेना, 8 बनेंगे, 8/30, 6 बड़ा हो 10/30। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, मीन निकालना है, मीन, म्यू।
फॉर्मूला लगाया x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3, आपकी चॉइस है। वैल्यू फिट करके कैलकुलेशन सोल्व कर लोगे तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 डाइस को टॉस किया गया, तो आपको पता है कि 36 आउटकम बनेंगी। ठीक है, अब बेटे देखो मैंने यहाँ पे नंबरिंग लगा ली, ये पहले ऑर्डर पे है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 है 2 लिख लिया, 3 है 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 है 5 लिख लिया, ऊपर 6 है 6 लिख लिया। पहले वाली लाइन को देखो सिर्फ आप, तो यहाँ पे 1 लिखने का मतलब ये है कि एक ऑर्डर पे ऐसा होगा केवल जिसमें दोनों कंपोनेंट का सम कितना होगा, 2 होगा। और ऐसे ऑर्डर पेयर कितने, देखो यहाँ पे 2 के ऊपर 2 लिखा ना यहाँ पे, तो इन दोनों का जोड़ कितना है, 3 है। तो मेरे पास यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर हैं ऐसे, ये 2 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं सिर्फ जिनका सम कितना आएगा, 3 आएगा। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों 3 के ऊपर 3 लिखा हुआ, 3 और 1 4, मतलब दोनों कंपोनेंट का जोड़ 4 आ जाए तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, 4 आ जाए जोड़, ये वाले होंगे। दोनों कंपोनेंट का जोड़ है ना 5 आ जाए, 4 और 1 5, तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 4 होंगे। देख लो आप, ये वाले होंगे जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ अभी, ये वाले 4 और 1 5, 4 1 5। और दोनों तरफ के नंबरों का सम, मतलब पहली बार डाई को टॉस करने पर दूसरी बार टॉस करने पर जो नंबर आ रहे हैं ना ये वाले, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 5 नहीं आ जाए, 5 और 1 6 आ जाए। ऐसे कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 5 होंगे। गिन लो बेशक आप, 1 2 3 4 5, जोड़ कितना आ जाए, 6 आ जाए। ऐसे 5 ऑर्डर पेयर होंगे, जोड़ 6 और 1 7 आ जाए, 6 होंगे। मतलब आसान है कि 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे घटते क्रम में लिख लो 5 4 3 2 1। मतलब 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब ये है कि 6 और 2 8। ऐसे कितने ऑर्डर पेयर होंगे इन 36 में जिनमें दोनों तरफ की संख्याओं का जोड़ 8 आ जाए, तो 5 होंगे। ऐसे गिन लो बेशक, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। तो दोनों तरफ की संख्याओं का जोड़ कम से कम 2 मिलेगा, 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, 12। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में आपकी, 2 से लेके 12 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इन सारी वैल्यू पे आप क्या निकाल लो, प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी 1x = 2, यानी दोनों तरफ की संख्याओं का जोड़ 2 आया। ऐसी कितनी संख्या ये लिख रखी, एक है ऐसी, तो 1/36। जैसे बीच बीच में से बताता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी 1x = 4, दोनों तरफ की संख्याओं का जोड़ 4 आए, 3 और 1 4, तो ऐसी कितनी संख्या होंगी, 3 होंगी, 3/36। जैसे दोनों तरफ की संख्याओं का जोड़ 7 आए, 6 और 1 7, तो ऐसी कितनी संख्या होंगी, 6 होंगी। ऐसे लिख दिया। प्रोबेबिलिटी 1x = 9, दोनों तरफ की संख्याओं का जोड़ 9 आए, 6 और 3 9, तो कितनी संख्या होंगी ऐसी, 4 4/36। तो एक पे प्रोबेबिलिटी निकाल के टेबल की फॉर्म में लिख दिया। मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला लगाओ, p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 प्लस p4 x4, ठीक है, प्लस p11 x11, टोटल 12 है। ये सारी वैल्यू फिट करके सोल्व कर लोगे तो मीन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, वेरिएंस भी निकालना है, तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, pi(xi² माइनस मीन का स्क्वायर, ये तो आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आपका सोल्व हो गया, 5.83 आ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, मीन आने के बाद वेरिएंस निकालना है, तो मीन आने के बाद आपको क्या निकालना है, मीन निकालिए, ये वेरिएंस निकाल लोगे, यहाँ पे 5.83 आ गया। फिर निकालना आपको SD स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मीन की जो वैल्यू आई है 5.83 उसका रूट ले लो 2 डेसिमल प्लेस तक, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है और SD निकालना है। तो मीन, वेरिएंस और SD निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। पहले मीन निकलेगा, मीन की हेल्प से वेरिएंस निकलेगा, वेरिएंस की हेल्प से SD निकलेगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें क्या कर रखा है, 15 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज दे रखी है। कोई स्टूडेंट 14 ईयर्स का है, कोई स्टूडेंट 17 ईयर्स का है, कोई स्टूडेंट 18 ईयर्स का, इस तरीके से। तो रैंडम वेरिएबल क्या दे रखा है, एज ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडमली। तो आपने कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट किया और उसकी एज को देखा, तो 14 साल का लड़का भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, 15 साल का भी, 16 साल का भी, 21 साल का भी हो सकता है। ठीक है, तो हम अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर कोई 14 साल का बच्चा है, ठीक है, तो कितने बच्चे हैं टोटल बच्चे हैं 15 बच्चों की एज दे रखी है, यानी कि ये तो 14 साल उम्र हो गई। ऐसे कितने बच्चे इसमें काउंट करके देख लेना आप, 2 मिलेंगे आपको, 2 बटे टोटल 15।
तो आपने 15 साल वाला बच्चा रैंडमली सिलेक्ट किया, 15 साल वाले कितने बच्चे हैं इसमें, 1 है तो 1/15। 17 साल का बच्चा सिलेक्ट किया, 3 है 17 साल के तो 3/15। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी सारी। तो टेबल की फॉर्म में आपने ये लिख दिया। फिर मीन निकालना, मीन का फॉर्मूला लगाया P1x1 + P2x2, मतलब इन दोनों की गुणा प्लस इन दोनों की गुणा प्लस इन दोनों की गुणा प्लस इन दोनों की गुणा, इस तरीके से। तो मीन आ जाएगा 16 हो गया आपके पास 17.53। वेरिएंस कैसे निकलेगा, P1 × x1 का स्क्वायर प्लस P2 × x2 का स्क्वायर प्लस P8 × x8 का स्क्वायर माइनस मीन जो निकाला उसका स्क्वायर। सारी वैल्यू फिट करके सोल्व कर लेना, यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा। फिर जो वेरिएंस की वैल्यू आएगी उसका रूट ले लेना, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, SD आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रखा है, इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर्स एंड 30% अपोज ए सर्टेन प्रपोजल। कोई प्रपोजल है, 70% तो उसका क्या करते हैं, फेवर करते हैं, और 30% उसे क्या करते हैं, अपोज करते हैं उसका। तो ये मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x = 0, यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हम 0 ले लेंगे अगर कोई उस मेंबर उसको अपोज करता होगा प्रपोजल का, और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हम 1 ले लेंगे अगर फेवर करता होगा। तो EX निकालना, EX का मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन। इस क्वेश्चन में एक तो मीन निकालना है और एक वेरिएंस निकालना है। तो मीन और वेरिएंस निकालने के लिए एक तो रैंडम वेरिएबल चाहिएगा, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी चाहिएगी। तो अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो 0 होने का मतलब क्या है कि जो मेंबर सेलेक्ट किया गया वो अपोज कर रहा है, और कितने % अपोज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, 30%। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 30/100। 30% का मतलब 30/100। ऐसे ही अगर उसका फेवर कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 70/100। तो रैंडम वेरिएबल पता लग दे रखा था, प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ये हमारे पास क्या बन गई, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। तो म्यू यानी कि मीन निकालना है, म्यू या ये वाले दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज़ कर लो मीन के लिए। तो मीन का क्या फार्मूला होता है, P1x1 + P2x2। तो ये वैल्यू रखी इसमें सारी, मीन आ जाएगा 7/10। फिर निकालना वेरिएंस, P1 × x1 का स्क्वायर प्लस P2 × x2 का स्क्वायर माइनस मीन जो भी होगा उसका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। ये सारी वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया तो मीन वेरिएंस क्या आ जाएगा आपके पास, 21/100 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या है बेटे, एक डाई है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, उसमें एक डाई है। डाई किस तरीके से है, डाई के ऊपर 1 लिखा हुआ है, ऐसे कितने फेस हैं, 3 फेस हैं। डाई के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ऐसे कितने फेस हैं, 2 फेस हैं। डाई के ऊपर 5 लिखा हुआ है, ऐसे कितना फेस है, 1 फेस है, मतलब अनबायस्ड डाइस होगी। ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या है इस क्वेश्चन में आपका, कि डाई के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। किस तरीके से लिखा हुआ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बनेगी भी, डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी और 5 भी। तो डाई के ऊपर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, डाई के ऊपर 1 आ जाए तो कितने फेस हैं ऐसे जिन पे 1 लिखा हुआ, 3/6। ठीक है। डाई के ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाए, कितने फेस हैं ऐसे, 2 फेस हैं, 2/6। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। तो इस क्वेश्चन में अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है ये, तो मीन निकालना फार्मूला क्या होता है, P1x1 + P2x2 + P3x3। सारी वैल्यू इसमें रख के और इसको सोल्व कर लिया तो हमारे पास मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें क्या है, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से रैंडमली क्या किया गया, 2 कार्ड्स को निकाल लिया। और रैंडम वेरिएबल क्या किया इसमें, नंबर ऑफ एसीज ऑब्टेन। तो 2 कार्ड जब निकलेंगे तो ऐसा हो सकता है दोनों में से कोई भी कार्ड एस ना हो, एस में इक्का, कोई भी कार्ड इक्का ना हो। ठीक है, एक कार्ड इक्का हो, दोनों ही कार्ड इक्के हों। तो हम ये चाहते हैं इक्के, कि जब 2 कार्ड निकलेंगे तो वो रैंडम वेरिएबल क्या देखेगा, नंबर ऑफ एसीज, भाई कितनी इक्के आएंगे हमारे पास। तो रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है भाई, 0 भी हो सकती है, एक भी इक्का ना है, दोनों में से, दोनों कार्डों में से एक इक्का है कोई भी, या दोनों के दोनों क्या हों, इक्के हों। ये तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ पर हम क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो 2 कार्ड एक साथ निकले हैं तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, मेंशन नहीं कर रखा तो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। 2 कार्ड एक साथ निकलने का मतलब ये आपने पहले कार्ड निकाला, वो रखा नहीं, वापस गड्डी में फिर दूसरा निकाला, तो इसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का ना, तो कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी x = 0, मतलब कोई इक्का नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 4 इक्के होते हैं गड्डी में, 52 में से 4 हटा दिया, 48 बच के, 48 में कोई भी आ जाए। 48 में से 2 कार्ड को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 48C2 बटे में 52C2, ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन को सोल्व करके और ये कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करके हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 168 बटे में 221 आ जाएगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी x = 1, यानी कि एक इक्का आए,
दो जो कार्ड निकले उनमें से एक इक्का हो, तो इक्के कितने होते हैं गड्डी में 4, तो 4C1 कोई भी एक आ जाए, ठीक है। बाकी 48 जो पत्ते बच गए उनमें से भी कोई एक पत्ता चाहिए, क्योंकि टोटल पत्ते कितने निकाले गए हैं, 2 निकाले गए हैं, ठीक है। बट ए में टोटल हमारे पास क्या है 52C2, इतने तरीकों से 2 पत्ते को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी आप कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 32/221 आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1x=2, यानी जब दोनों के दोनों जो निकले हुए पत्ते हैं वो इक्के हों तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 4 इक्के होते हैं गड्डी में, 4 में से कोई भी 2 आ जाएँ, 2 सेलेक्ट करने हैं। डिवाइड में 52 में से कोई भी आ सकता है, कोई भी 2, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करोगे तो सोल्व होकर क्या आ जाएगा 1/221 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने रैंडम वेरिएबल निकाला, तीनों रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाली, टेबल की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गई, ठीक है। इसके बाद हमें मीन निकालना है, तो P1x1 + P2x2 + P3x3 सारी वैल्यू फिट करके कैलकुलेशन सोल्व करी, तो हमारे पास यहाँ पे मीन क्या आ गया 2/3 आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 13.4 है वो कंप्लीट हो गई। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज कौन सी NCERT में 13.5 वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।